हेलो बच्चों। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब का एक छोटा सा चैनल जिसका नाम है फाड़ू ऑनलाइन एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं 2025 साइंस बोर्ड एग्जाम के बारे में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वो भी 30। इसमें से 30 में से लगभग आपके 20 से 25 ऑब्जेक्टिव 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो में बने रहिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहिए। मुझ पर यकीन कीजिए, इसमें से लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। याद रखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। याद रखिएगा, किसी भी अपवर्तनांक के मान होता है साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो है अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है, तो याद रखिएगा अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है v बाई यू। अवतल लेंस के आवर्धन बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है v बाई यू। याद रखिएगा अवतल लेंस के आवर्धन बराबर होता है v बाई यू। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन का है तो या परावर्तन का है तो दोनों के दो दो नियम है। कितने नियम है? दोनों के दो दो नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हो जाएंगे? तो आप बोलिएगा दो। कितने नियम हो जाएंगे? दो। बस इतना याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, दोनों के दो दो नियम होते हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है? तो मैं आपको बता दूं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का प्रयोग होता है। और जो आपके दूर दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किस लेंस का प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, तो धारा मापने का यंत्र होता है। क्वेश्चन है धारा मापने का यंत्र होता है। तो याद रखिएगा, धारा मापने का जो यंत्र होता है उसे हम आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं। धारा मापने का यंत्र को आमीटर कहते हैं, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। याद रखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो याद रखिएगा, जब भी उदासीन कहेगा उसका पीएच मान कितना होगा? 7। जब भी उदासीन कहेगा उसका पीएच मान कितना होगा? तो आप जवाब दीजिएगा 7। अब जब भी अगर शुद्ध पानी का पीएच मान बोलेगा तो कितना बताइएगा? 7। कितना बताइएगा? 7। और जब भी 7 से नीचे आने लगेगा तो हो जाएगा अम्लीय, और 7 से ऊपर जाने लगेगा तो हो जाएगा क्षारीय। ये याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 7 से नीचे आएगा तो अम्लीय और 7 से ऊपर जाएगा तो क्षारीय, और बीच बीच में बच जाता है आपका 7, जो होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है? तो याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का अणु सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा का अणु सूत्र NaHCO3 होता है, याद रहेगा। बेकिंग सोडा का अणु सूत्र NaHCO3 होता है, याद रखिए। आपके ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए आप। ये जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, मुझ पर यकीन कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, पीतल क्या है? पीतल क्या है? तो इतना याद रखिएगा, पीतल एगो मिश्र धातु है। क्या है? पीतल एगो मिश्र धातु है। याद रखिएगा, पीतल एगो क्या है? मिश्र धातु है। बस इतना याद रखिएगा कि पीतल एगो मिश्र धातु है। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है? तो याद रखिएगा, जो आपका मीथेन होता है। क्या होता है?
मीथेन होता है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? जो आपका मीथेन होता है वो सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर के रासायनिक सूत्र क्या है? तो मैं आपको बता दूं, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, याद रहेगा। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र अगर पूछ दिया तो यूं चुटकियों में आप जवाब दीजिएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? तो मैं आपको बता दूं, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3। देखिए यहाँ पे Na2CO3, Na2CO3 याद रखिएगा। Na2CO3 जो आपको होता है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है। किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट का। और क्या होता है? Na2CO3, याद रखिएगा। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दिया है एथेनॉल या एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है। एथेनॉल या एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है? तो याद रखिएगा बॉन्ड OH, बॉन्ड OH, याद रहेगा बॉन्ड OH। एथेनॉल या एल्कोहल का क्रियाशील मूलक अगर पूछ दिया तो क्या जवाब दीजिएगा? जवाब दीजिएगा बॉन्ड OH, बॉन्ड OH। क्या जवाब दीजिएगा? तो जवाब दीजिएगा बॉन्ड OH, बॉन्ड OH। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बॉन्ड CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड, याद रखिएगा। बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। ये जितने भी क्वेश्चन आज आपको कराए जा रहे हैं वो सब VVI क्वेश्चन है, बस इतना याद रखिएगा। सर पे विश्वास रखिए, आपके 20 से 25 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, वो भी 2025 में। और किस सब्जेक्ट का है? तो याद रखिएगा साइंस, वो भी क्लास 10th। तो चलिए अभी इतना ही था, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन के ऊपर, जो है पितरस से पितरस कहाँ से स्रावित होता है। पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा पितरस आपके यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? तो पितरस, याद रखिएगा, यकृत से स्रावित होता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको जवाब देना है कि पितरस यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से? यकृत से स्रावित होता है। और एक इसमें और एक बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है और हमेशा पूछा गया है कि मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो बस आप याद रखिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, याद रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम वो भी मनुष्य के लार में पाया जाता है, जिससे हमारे भोजन पचता है। क्या होता है? हमारा भोजन पचता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लिख दिया है क्वेश्चन, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। क्या? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताइएगा कि कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। याद रखिएगा कि कोष्ठकों की संख्या मानव हृदय में 4 होती है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 18वें क्वेश्चन के ऊपर, जो है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो मैं आपको बता दूं कि भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। आप याद रखिएगा कि भोजन का पाचन जो है उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया, भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको त्रिकोणमितीय मान निकालने में डर मतलब समझ नहीं आता है, बार बार याद करते हैं भूल जाते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहां पे एक वीडियो मिलेगा और उस वीडियो को देखिए। आपके त्रिकोणमितीय सारणी के प्रति जितना भी डर होगा उस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा, वो भी एक नहीं दो दो ट्रिक के साथ। तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और वीडियो को देखिए। चलिए अब क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, क्या है। तो क्वेश्चन है 19वां कि फूलों में नर प्रजनन अंग कहाँ होते हैं। फूलों में
नर प्रजनन अंग कहाँ होते हैं? तो याद रखिए फूलों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर में होते हैं। कहाँ होते हैं? पुंकेसर में होते हैं। याद रखिएगा फूलों में नर प्रजनन अंग कहाँ होते हैं? तो बताइएगा पुंकेसर में। कहाँ बताइएगा? पुंकेसर में। याद हुआ? कहाँ बताइएगा? अगर कोई पूछ दिया कि फूलों में नर प्रजनन अंग कहाँ होते हैं तो बताइएगा पुंकेसर में। कहाँ बताइएगा? पुंकेसर में। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जो है स्त्रियों में कौन लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? स्त्रियों में कौन लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा एक्स एक्स गुणसूत्र जो पाए जाते हैं वो आपके स्त्री में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्त्री में। एक्स एक्स गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? आपके स्त्री में पाए जाते हैं। याद रखिएगा एक्स एक्स गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? स्त्री में। और एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं आपके, एक्स वाई गुणसूत्र जो आपके होते हैं वो पाए जाते हैं पुरुष में। कहाँ पाए जाते हैं? पुरुष में। बस इतना याद रखिएगा एक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं वो पुरुष में पाए जाते हैं और एक्स एक्स गुणसूत्र जो होते हैं आपके स्त्री में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्त्री में पाए जाते हैं। और जब एक्स वाई मिलता है, एक्स वाई मिलता है तो वो लड़का होता है और जब एक्स एक्स मिलता है तो वो लड़की होती है। क्या होती है? जब एक्स एक्स, याद रखिएगा जब एक्स के साथ एक्स का मिलन होता है तो वो लड़की का जन्म लेती है और जब एक्स का मिलाव वाई के साथ होता है तो किसका जन्म होता है? तो लड़के का जन्म होता है। याद रखिएगा यूं। बस आप वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। आज आपके मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें से 30 में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्टडी से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ये जो चैनल है उस पर फुल तैयारी कराई जाएगी आपके 2025 बोर्ड एग्जाम का। सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाएगी, वो भी एक से एक अनुभवी टीचरों के साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल किस पौधे पर प्रयोग किया था? मेंडल जो ग्रेग जॉर्ज मेंडल थे वो किस पौधे पर प्रयोग किए थे? तो याद रखिएगा वो मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। किस पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। याद रखिएगा कि ग्रेग जॉर्ज मेंडल जो थे आपके मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। किस पौधे पर प्रयोग किए थे? मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। अब चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो याद रखिएगा आई बराबर भी बाटा आई, आर सॉरी सॉरी आर बराबर भी बाटा आई। याद रखिएगा आर बराबर भी बाटा आई। क्या सूत्र है? आर बराबर भी बाटा आई। याद रखिएगा कि कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है आर बराबर भी बाटा आई। क्या है? आर बराबर भी बाटा आई। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जो है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत फ्यूज जो आपका होता है, याद रखिएगा वो आपके उष्मीय उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। किस पर काम करता है? उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। याद रखिएगा जो आपका विद्युत फ्यूज होता है, विद्युत फ्यूज वो विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। बस इतना आपको याद रखना है कि विद्युत फ्यूज जो आपका होता है उष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो दिया है वायु में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायु में CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो मैं आपको बता दूं वायु में CO2 की प्रतिशत मात्रा 0.03% है। कितना है? 0.03%। और CO2 हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। किसको कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और मैं आपको बता दूं वायुमंडल में 78% जो आपके हैं 78% नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। और 21% ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? तो बोलिएगा 21% ऑक्सीजन है। और जो अन्य गैसें हैं उसी में आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अन्य गैसों में आता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, वो है आपके 1%। बस इतना याद रखिएगा कि नाइट्रोजन की मात्रा है 78%, ऑक्सीजन का मात्रा है 21% और बाकी अन्य गैसें हैं उसका प्रतिशत मात्रा है 1%। कितना है? 1%। उसी में से एक है हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जिसका मात्रा है 0.03%। कितना है? 0.03%। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जो है 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर
होता है। तो मैं आपको बता दूं 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जे। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जे कितना होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जे। याद रखिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जे। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जे होता है। याद रहेगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ओम के नियम के गणितीय रूप है। ओम के नियम के आखिर कौन सा गणितीय रूप है? तो चलिए देखते हैं। I बराबर V बटा आर जो आपका होता है ओम के नियम का गणितीय रूप होता है। क्या होता है? I बराबर V बटा आर जो होता है आपके ओम के नियम का गणितीय रूप होता है। याद रखिएगा ओम के नियम का गणितीय रूप अगर पूछ दिया तो I बराबर V बटा आर बताइएगा। क्या बताइएगा? I बराबर V बटा आर। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जो है चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक के प्रतिरोध निर्भर करता है। तो आपको मैं बता दूं जो चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। किस पर निर्भर करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। किस पर निर्भर करता है? एक बार और तो बताइएगा। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर किस पर निर्भर करता है? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। एक बार और मैं आपको बता दूं चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो बताइएगा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। क्या बताइएगा? चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन दिया है दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र क्या है? तो मैं आपको बता दूं दर्पण का सूत्र जो होता है आई बटा भी प्लस आई बटा यू बराबर आई बटा एफ। क्या होता है? आई बटा भी प्लस आई बटा यू बराबर आई बटा एफ। याद रहेगा आई बटा भी प्लस आई बटा यू बराबर आई बटा एफ। वो होता है हमारा दर्पण का सूत्र। किसका सूत्र होता है? दर्पण का सूत्र। याद रहेगा दर्पण का सूत्र अगर पूछ देगा क्या होता है तो बता दीजिएगा कि आई बटा भी प्लस आई बटा यू बराबर आई बटा एफ। याद रहेगा, याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये सब जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके वो उसमें से 80 से 90% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, वो भी 2025 में। और ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास वालों के लिए है। किसके लिए है? 10th क्लास वालों के लिए। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपको याद रखना है लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक अगर आपसे कोई पूछ दिया तो क्या बताइएगा? तो बता दीजिएगा कि लेंस के क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जो हमारे हाथ पर जब टूटते हैं तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। उसको एक देखिएगा डॉक्टर जो आपको पट्टी बनाकर पहनाते हैं उसको ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको ही प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है। हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। क्या किस में काम आता है? हड्डियों को जोड़ने में काम आता है। चलिए अब देखते हैं उसका अणु सूत्र क्या होता है। तो अणु सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2O क्या होता है? एक बार फिर मैं आपको बता दूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2O। अब आपका जो होता है 30 VBI ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और स्टडी से जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।